गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विनोद राजपूत आपका अपने परिवार एलिट ज्ञान पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट से रिलेटेड क्लासेस। पैट से रिलेटेड क्लासेस में सबसे पहले हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन, और इसी श्रेणी में मैं कर रहा हूं आज हिस्ट्री के 2021 से लेके 2026 तक, यानी टिल द डेट जितने भी क्वेश्चंस पैट के आए हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे एक एनालिसिस से एक आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्जाम में और किस तरह के क्वेश्चंस आगे पढ़ना चाहिए। एक्सपेक्टेड जो प्रस्तावित है अक्टूबर 2026 में आपका पैट, उसके लिए तो बने रहिए हमारे साथ। स्टार्ट करते हैं ये सेशन। टॉप 40 क्वेश्चंस हैं, ये मैं सीरीज पूरी कराऊंगा आपका अब तक जितने 2021 से 26 तक आए हैं हिस्ट्री के क्वेश्चंस उन सब का, तो बने रहिए हमारे साथ। स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न, और पहला प्रश्न है आपका कि दक्षिण एशिया में सबसे पहली नगरीय सभ्यता निम्नलिखित में से कौन सी थी। ये प्रश्न पूछा गया था आपका। आपके ऑप्शन है मेसोपोटामिया की सभ्यता, ऑप्शन बी है मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन सी है चीन की सभ्यता और ऑप्शन डी है हड़प्पा सभ्यता। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता दक्षिण एशिया में सबसे पहली नगरीय सभ्यता थी, ये आप याद रखिएगा। बाकी बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता के अन्य नाम पूछे जा सकते हैं, यानी इन्हें नामों से भी आ सकता है। इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं, मेलुहा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो कांस्ययुगीन सभ्यता और मेलुहा सभ्यता के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका कि विश्व का प्रथम डेल्टा किस नदी पर देखा गया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम डेल्टा किस नदी पर देखा गया था। आपके ऑप्शन है बांगहो नदी, ऑप्शन बी है नील नदी, ऑप्शन सी है दजला नदी और ऑप्शन डी है फरात नदी। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है नील नदी पर देखा गया था विश्व का पहला डेल्टा, और जिसे हेरोडोटस ने देखा था। याद रहे, पूछा जाए कि किसके द्वारा देखा गया था, तो हेरोडोटस के द्वारा देखा गया था। नील नदी को मिस्र का वरदान भी कहा जाता है। तो पूछा है मिस्र का वरदान किस नदी को कहा जाता है, नील नदी को कहा जाता है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी है, ये आप याद रखिएगा। लेकिन पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ भारत इंडिया के पूछा जाए तो गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, याद रखिएगा। लेकिन विश्व की पूछी जाए तो कौन है, नील नदी है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस संस्थान या किस स्थान को लघु हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन है मोहनजोदड़ो को, ऑप्शन बी है कालीबंगन, ऑप्शन सी है लोथल और ऑप्शन डी आपका नागपट्टनम। इसका जो राइट आंसर है वो है लोथल। लोथल को जाना जाता है लघु हड़प्पा के नाम से। लोथल वर्तमान में गुजरात राज्य में स्थित है, और इसका उत्खनन पूछा जाए कि किसके द्वारा किया गया था, तो SR राव ने किया था वर्तमान गुजरात में स्थित लोथल का उत्खनन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये प्रमुख बंदरगाह था, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किस धातु के ज्ञान से अपरिचित थे। आपके ऑप्शन है तांबा से थे, ऑप्शन बी है लोहा, ऑप्शन सी कांसा और ऑप्शन डी आपका सोना। इसका जो राइट आंसर है वो है लोहा से अपरिचित थे आपकी हड़प्पा सभ्यता के जितने, वो माफी चाहूंगा, सिंधु सभ्यता के जितने लोग थे वो। आपको बता दूं कि 1000 BC में अंतरजी खेड़ा उत्तर प्रदेश में हुई थी सबसे पहले इस चीज की खोज। बता दूं आपको, यानी लोहे का ज्ञान कब हुआ था, 1000 BC पूर्व, और कब, यानी BC में हुआ, बिफोर क्राइस्ट, और अंतरजी खेड़ा उत्तर प्रदेश में। तो ये याद रखिए, इंपोर्टेंट फैक्ट है। पूछा जाए मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग की जाने वाली धातु, वो तांबा थी, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि मृतकों या भूतों या प्रेतों का टीला कहकर किस स्थल को पुकारा जाता है। आपके ऑप्शन है कालीबंगन, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है मोहनजोदाड़ो और ऑप्शन डी आपका हड़प्पा। इसका जो राइट आंसर है वो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है आपका मृतकों का, भूतों का और प्रेतों का टीला। कालीबंगन आपका राजस्थान में जोते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, ये आप याद रखिएगा। यहाँ कांसे की नर्तकी, अन्नागार, स्नानागार और शिवजी की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो पूछा जाए कांसे की नर्तकी कहाँ से प्राप्त हुई है आपकी, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, ये आप याद रखिएगा।
बता दूं कि इसका उत्खनन किसने किया था, पूछा जा सकता है नेक्स्ट कभी भी। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था, ये आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि कांसे की नर्तकी की प्रतिमा बनाने में किस विधि का प्रयोग किया गया था। आपके ऑप्शन है कोल्ड कास्टिंग, ऑप्शन बी है मोम लोपी ढलाई यानी लॉक्स वैक्स टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी आपका सैंड कास्टिंग और ऑप्शन डी आपका डाई कास्टिंग। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी मोम लोपी ढलाई के द्वारा, यानी जिसे बोला जाता है लॉस्ट वैक्स टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया था। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। आपके ऑप्शन है तीसरे मंडल में, ऑप्शन बी है 9वें मंडल में, ऑप्शन सी है 10वें मंडल में, ऑप्शन डी है आपका पहले मंडल में। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका कि ऋग्वेद जो मंत्र है गायत्री मंत्र, उसका तीसरे मंडल में उल्लेख है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं, ये आप याद रखिएगा। आपको बता दूं कि 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखित है, तो यजुर्वेद है। पूछा जाए जादू टोना से संबंधित कौन सा वेद है, तो अथर्ववेद है। इस तरह से आप सामवेद, संगीत का संबंध किस वेद से है, तो सामवेद से है। इस तरह से आप याद रखिए। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, आपका ऋग्वेद से, और ऋग्वेद के तीसरे मंडल से, याद रखें। नेक्स्ट है आपका कि सत्यमेव जयते वाक्य किस उपनिषद से लिया गया है। हजारों बार ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में, चाहे वो किसी भी एग्जाम से रिलेटेड हो। इसका पूछा जा रहा है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, किस उपनिषद से लिया गया है। आपके ऑप्शन है छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन बी है मुंडक उपनिषद, ऑप्शन सी है जाबालोपनिषद और ऑप्शन डी है कठोपनिषद। इसका जो राइट आंसर है वो है मुंडक उपनिषद से लिया गया आपका सत्यमेव जयते। उपनिषद शाब्दिक अर्थ होता है समीप बैठना, याद रखेगा। उपनिषद का अगर शाब्दिक अर्थ पूछा जाए आपसे तो वो होता है समीप बैठना। इनकी कुल संख्या 108 है। नेक्स्ट है आपका कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासीन चारों आश्रम व्यवस्थाओं का एक उल्लेख किस उपनिषद में है। आपके ऑप्शन है छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन बी है मुंडक उपनिषद, ऑप्शन सी है जाबालोपनिषद और ऑप्शन डी है बृहदारण्यक उपनिषद। इसका जो राइट आंसर है वो है जाबालोपनिषद में है आपका वानप्रस्थ से रिलेटेड, ब्रह्मचर्य से, गृहस्थ से और संन्यास से, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है सामवेद, ऑप्शन सी है यजुर्वेद और ऑप्शन डी आपका अथर्ववेद। इसका जो राइट आंसर है कि सामवेद जो कि संगीत का जनक है उसे कहा जाता है। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है और इसमें यज्ञ संबंधी कर्म कांड है, ये आप याद रखिएगा। भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई थी, इंपोर्टेंट है। आपका ऑप्शन है गंगा, ऑप्शन बी है निरंजना, ऑप्शन सी है कोसी और ऑप्शन डी है आपका गंडक। इसका राइट आंसर है कि महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति निरंजना नदी के किनारे हुई थी, बोध गया में हुई थी। आपको बता दूं कि इनके घर छोड़ने की घटना को महाविनिष्करण कहा गया। प्रथम उपदेश जिन्होंने सारनाथ में दिया जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। इनके उसमें 4 बता दूं कि इनका प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था इन्होंने, सबसे ज्यादा उपदेश उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में दिए थे। गौतम बुद्ध से रिलेटेड और बहुत सारी इन्होंने 4 संगतियां हुई रावे पाग, इनके बाद हुई राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन में, इसका जो कि कुंडलवन कश्मीर में है। यानी इस तरह से 4 बौद्ध संगतियां हुई थी, याद रखिएगा। पूछा जाए कितने वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुआ, तो 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है कि बौद्ध साहित्य के किस पिटक में बौद्ध धर्म के नियम दिए गए हैं। आपके ऑप्शन है सुत्त पिटक, ऑप्शन बी है विनय पिटक, ऑप्शन सी है आपका अभिधम्म पिटक और ऑप्शन डी है महाविभाषा सूत्र। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर बी यानी विनय पिटक में इनके बौद्ध साहित्य से रिलेटेड सारे सूत्र
दिए गए हैं। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश हैं, जबकि अभिधम्म पिटक में दर्शन दिए गए हैं। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत या आधार क्या है। आपके ऑप्शन है कर्म, ऑप्शन बी है अहिंसा, ऑप्शन सी अपरिग्रह और ऑप्शन डी है आपका ब्रह्मचर्य। इसका राइट आंसर है कि अहिंसा इनका महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अहिंसा परमो धर्म, ये आप याद रखें। अहिंसा को जैन धर्म का आधार और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत माना गया है। आपको बता दूं कि महावीर स्वामी, जिनको जिन कहा जाता था, तो पूछा जाए जिन किसको कहा जाता था, तो महावीर स्वामी को, जो कि 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, जिसका अर्थ है इंद्रियों का विजेता। जिनका अर्थ क्या होता है? इंद्रियों का विजेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पहली जैन संगति का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था। आपके ऑप्शन है बल्लवी, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी राजगृह और ऑप्शन डी है कुंडलवन। इसका जो राइट आंसर है वो है पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगति का आयोजन हुआ था। आपको बता दूं कि पहली जो संगति पाटलिपुत्र और दूसरी पूछा जाए बल्लवी गुजरात में हुई थी। बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म में भी संगतियों का जो महत्वपूर्ण स्थान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका कि इंडिका नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है। प्रश्न ये आया है। आपके ऑप्शन है फाहियान है, ऑप्शन बी है मेगास्थनीज, ऑप्शन सी है वेन्सांग और ऑप्शन डी आपका हरिसेन। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है इंडिका नामक पुस्तक के लेखक हैं मेगास्थनीज। मौर्यकालीन भारत का विवरण देने वाली पुस्तक इंडिका के लेखक मेगास्थनीज हैं। बता दूं कि फाहियान ने फोक्योकी और वेन्सांग ने सीयूकी लिखी है। तो सीयूकी के लेखक कौन है? वेन्सांग है। और आपका फोक्योकी के लेखक कौन है? फाहियान है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मौर्य साम्राज्य में 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्रों में से कलिंग की राजधानी क्या थी। आपके ऑप्शन है तक्षशिला, ऑप्शन बी तोसली, ऑप्शन सी उज्जैन और ऑप्शन डी आपका स्वर्णगिरी। इसका जो राइट आंसर है वो है कि जो कलिंग था उसकी राजधानी थी तोसली। याद रखिएगा। बता दूं कि उत्तरापद की तक्षशिला, दक्षिणापद की स्वर्णगिरी और अवंती की उज्जैन और प्राची की पाटलिपुत्र थी। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयाग प्रशस्ति लेख के रचनाकार कौन थे। आपके ऑप्शन है कालिदास थे, ऑप्शन बी है हरिसेन थे, ऑप्शन सी आपका वराहमिहिर और ऑप्शन डी है क्या बाणभट्ट थे। इसका जो राइट आंसर है आपका प्रयाग प्रशस्ति लेख के लेखक थे हरिसेन। हरिसेन इसके रचनाकार हैं। ये आप याद रखिएगा। बता दूं कि भारत को या समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इन्होंने 100 युद्धों का विजेता थे ये, इसलिए इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। ये भी आप याद रखिए, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में राजधानी थानेश्वर से बदलकर किस शहर को किया गया था। आपके ऑप्शन है उज्जैन, ऑप्शन बी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी है कन्नौज और ऑप्शन डी आपका प्रयाग। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है कन्नौज। हर्षवर्धन के शासनकाल में जो थानेश्वर से बदलकर राजधानी की गई थी कन्नौज। याद रखिए, कन्नौज को पूर्व का ग्रासलैंड कहा जाता है। याद रखिएगा। और इसे इत्र नगरी भी कहा जाता है। ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है। आपके ऑप्शन है पतंजलि, ऑप्शन बी है पाणिनि, ऑप्शन सी कल्लड़ और ऑप्शन डी आपका यास्क। इसका राइट आंसर है कि अष्टाध्यायी के लेखक हैं आपके पाणिनि हैं। आपको बता दूं कि पतंजलि ने अष्टाध्यायी पर ही महाभाष्य नामक टीका लिखी है। तो महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि हैं। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि महाभारत का पुराना नाम क्या था जब उसमें मात्र 12,000 श्लोक थे। आपके ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी है जय संहिता, ऑप्शन बी है राजतरंगिणी और ऑप्शन डी है नीति शास्त्र। इसका जो राइट आंसर है वो है जय संहिता उसका नाम था जब इसमें केवल 12,000 श्लोक थे। महाभारत का पुराना नाम था। आप थे 24,000 होने पर इसे भारत और 1,00,000 होने पर महाभारत कहा गया। याद रखें। महाभारत के रचयिता वेद व्यास हैं। ये आप याद रखिएगा। 3 फैक्ट इससे रिलेटेड है। 12,000 थी तब क्या कहा गया इसे? जय संहिता। जैसे 24,000 हुए फिर क्या कहा गया? भारत। और जैसे 1,00,000 हो गए उसे फिर महाभारत कहा गया। इंपोर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं और सबसे छोटा कांड कौन सा है। ये प्रश्न पूछा है आपसे। आपके ऑप्शन है 5 कांड हैं,
5 कांड सुंदरकांड, ऑप्शन बी 7 कांड और किष्किंधा कांड, ऑप्शन सी है 6 कांड और लंका कांड, ऑप्शन डी है 7 कांड और अरण्यक कांड। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है कि 7 कांड है इसके अंदर, और सबसे छोटा जो कांड है वो है किष्किंधा कांड, याद रखिएगा। आपको बता दूं सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड। आपको बता रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? 7, जिनमें सबसे बड़ा अगर कांड पूछा जाए तो बाल कांड सबसे बड़ा कांड है, और सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड है, याद रखिएगा। तो बड़ा छोटा दोनों ही। और इसकी रचना पूछा जाए तो गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की गई थी, आप ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट बीवी का मकबरा दक्षिण का ताजमहल किस शहर में है? आपके ऑप्शन है पुणे, ऑप्शन बी सतारा, ऑप्शन सी औरंगाबाद और ऑप्शन डी है बुरहानपुर। इसका राइट आंसर है वो औरंगाबाद में है बीवी का मकबरा, जिसे दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है। औरंगजेब की पत्नी का मकबरा था ये, इसलिए इसे औरंगाबाद नाम दिया गया, और औरंगाबाद को दक्षिण का ताजमहल कहा जाता है। औरंगजेब की मृत्यु पूछा जाए कब हुई तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है कि भारत आने वाले विदेशी यात्रियों का सही कालक्रम कौन सा है? आपके ऑप्शन है टॉमस रो, वेनसांग और फायान। ऑप्शन बी है फायान, टॉमस रो और वेनसांग। ऑप्शन सी है फायान देन वेनसांग देन टॉमस रो, और ऑप्शन डी है वेनसांग, फायान और टॉमस रो। इसका जो राइट आंसर है वो है कि सबसे पहले चीनी यात्री फायान आया, उसके बाद वेनसांग आया और उसके बाद टॉमस रो आया। कैप्टन हॉकिंस 1608 में आए थे, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत में राजवंशों के में सबसे कम अवधि मात्र 30 वर्ष तक किसने शासन किया? आपके ऑप्शन है गुलाम वंश, ऑप्शन बी है खिलजी वंश, ऑप्शन सी है तुगलक वंश और ऑप्शन डी है आपका सैयद वंश। इसका जो राइट आंसर है कि खिलजी वंश ने मात्र 30 वर्ष तक शासन किया था। गुलाम वंश ने 1206 में स्थापित हुआ भारत में गुलाम वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक अलाउद्दीन खिलजी वंश का संस्थापक, यानी खिलजी वंश का संस्थापक गयासुद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी एक खिलजी वंश में काफ़ी उसने दक्षिण भारत में जाकर वो किया, युद्ध किए, बहुत सारे उसके युद्ध हैं इम्पोर्टेंट। लेकिन गुलाम वंश लेकिन सबसे कम समय तक इसने खिलजी वंश ने इसमें शासन किया है, ये आप याद रखिएगा। जबकि सबसे लंबा शासन अगर पूछा जाए तो तुगलक वंश लगभग 94 वर्ष तक शासन किया था, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है बाबर द्वारा लड़ा गया कौन सा युद्ध जल और थल दोनों में लड़ा गया था? इंपोर्टेंट है। आपके ऑप्शन है पानीपत का युद्ध, ऑप्शन बी है खानवा का युद्ध, ऑप्शन सी चंदेरी का युद्ध और ऑप्शन डी है घाघरा का युद्ध। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी घाघरा का युद्ध, जो 1529 में लड़ा था। वो आपका बाबर ने जल और थल दोनों में लड़ा था। आपको बता दूं पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा, खांगरा का युद्ध 1527 में, खानवा का और चंदेरी का युद्ध 1528 में लड़ा था। बाबर ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा और चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को हराया था, ये आप और याद रखें। जबकि घाघरा के युद्ध में अफगानों को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर लगाने का श्रेय किस शासक को जाता है? आपके ऑप्शन है औरंगजेब, ऑप्शन बी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन कासिम और ऑप्शन डी है आपका जलालुद्दीन खिलजी। इसका राइट आंसर है वो फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर लगाया था। आपको बता दूं कि भारत में जजिया सबसे पहले 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर लगाया था, ये आप याद रखिए। सबसे पहले सिंध पर, एक ब्राह्मणों पर किसने लगाया? मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका मराठा साम्राज्य में शिवाजी के समकालीन प्रसिद्ध संत कौन थे? आपके ऑप्शन नामदेव, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी है तुकाराम और ऑप्शन डी है चैतन्य महाप्रभु। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है तुकाराम थे आपके शिवाजी के समकालीन, याद रखिएगा। बता दूं कि संत तुकाराम महाराष्ट्र से संबंधित थे। पूछा जाए कि कहां से संबंधित थे तो महाराष्ट्र से थे, और ये शिवाजी के समकालीन थे। शिवाजी की मृत्यु के बाद पेशवाओं
के अधीन पूरे मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया था, याद रखें। नेक्स्ट आपका कि असीरगढ़ का किला जिसे दक्कन का दरवाजा कहा जाता है किसने बनवाया था? आपके ऑप्शन है आशा अहीर, ऑप्शन बी है शिवाजी महाराज, ऑप्शन सी है अकबर और ऑप्शन डी है सवाई राजा जय सिंह। इसका राइट आंसर है आशा अहीर ने बनवाया था दक्कन का दरवाजा, याद रखिएगा, जिसे असीगढ़ का किला और दक्कन का दरवाजा दोनों ही एक ही नाम है। दक्कन के दरवाजे के नाम से उसे जाना जाता था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? आपके ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन है विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी है वॉरेन हेस्टिंग्स और ऑप्शन डी है कॉर्नवालिस। इसका जो राइट आंसर है वो वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, याद रखिएगा। जबकि विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था और लॉर्ड कैनिंग प्रथम आपका वायसराय था, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि 1856 में लॉर्ड डलहौजी के किस राज्य को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया? आपके ऑप्शन है झांसी, ऑप्शन बी सतारा, ऑप्शन सी अवध और ऑप्शन डी नागपुर। इसका राइट आंसर है वो है कुशासन के आधार पर अवध को इसने मिला लिया था अपने अंग्रेजी साम्राज्य में। आपको बता दूंगा डलहौजी के अवध का वर्णन एक चेरी के रूप में किया गया था जो एक दिन उसके मुंह में गिरेगी। झांसी आपको पता है रानी लक्ष्मीबाई और हीरोज से मध्य लड़ाई हुई और हीरोज ने कहा था कि इतने सारे उसमें एकमात्र मर्द है वो रानी लक्ष्मीबाई है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि 1857 के विद्रोह का सबसे प्रमुख परिणाम क्या था? आपके ऑप्शन है जमींदारी प्रथा की पूर्ण समाप्ति, ऑप्शन बी है सेना में भारतीयों का अनुपात घटाना, ऑप्शन सी ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों का ब्रिटिश क्राउन से हस्तांतरण और ऑप्शन डी है आपका मुगल साम्राज्य की पुनर्स्थापना। इसका जो राइट आंसर है आपका वो ऑप्शन नंबर सी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों का ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरण कर दिया गया था 1857 की क्रांति के बाद। बता दूं कि 1858 के महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के तहत भारत का शासन कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन यानी भारत सचिव को सौंप दिया गया। इसके तहत गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वायसराय कर दिया गया, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट है आपका कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है राजा राममोहन राय, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी ज्योतिबा फुले और ऑप्शन डी है स्वामी विवेकानंद। इसका राइट आंसर है कि सत्यशोधक समाज के जो संस्थापक हैं की स्थापना ज्योतिबा राव फुले ने की थी, याद रखिएगा। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी है, ये भी आप याद रखें। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन के द्वारा की गई थी, ये आप याद रखें। नेक्स्ट है स्वदेशी आंदोलन 1905 का मुख्य कारण क्या था? आपके ऑप्शन है रॉलेट एक्ट, ऑप्शन बी बंगाल का विभाजन, ऑप्शन सी जलियांवाला बाग हत्याकांड और ऑप्शन डी है चोरी चोरा घटना। इसका जो राइट आंसर है कि जो स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ इसका मुख्य कारण था बंगाल विभाजन जो कि कर्जन ने 1905 में किया था। रॉलेट एक्ट 1928 का है, आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड अप्रैल 1919 का है और चोरी चोरा घटना जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुई थी जिसमें 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया था, ये 1922 का है। यानी असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, उसके विरोध में ये किया गया था, ये आप याद रखिएगा। माफ चाहिए, उसके विरोध में उसके साथ ही किया और इसके बाद ही असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था महात्मा गांधी ने कि कहीं आंदोलन हिंसक ना हो जाए इसलिए। नेक्स्ट है आपका कि सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद किस पार्टी का गठन किया था? इंपोर्टेंट है। आपके ऑप्शन है गदर पार्टी, ऑप्शन बी है स्वराज पार्टी, ऑप्शन सी है फॉरवर्ड ब्लॉक और ऑप्शन डी आपका अभिनव भारत। इसका राइट आंसर है कि 1939 में आपका सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी की स्थापना की थी। आपको बता दूं कि सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में त्याग पत्र दे दिया था 1939 में। आपको बता दूं कि उनके इस्तीफे के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। तो पूछा जा सकता है कि त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट है कि हिंद स्वराज पुस्तक के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? आपके ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी आपका अबुल कलाम आजाद और ऑप्शन डी है वी.डी. सावरकर। इसका जो राइट आंसर है वो हिंद स्वराज के लेखक हैं महात्मा गांधी। माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये भी महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। बाल गंगाधर तिलक
और इंडिया विंस फ्रीडम है आपकी अबुल कलाम आज़ाद की, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि वर्ष 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को क्यों वापस ले लिया था। आपकी ऑप्शन है क्योंकि क्रिप्स मिशन भारत आ गया था, ऑप्शन बी है चोरा चोरी कांड के कारण, ऑप्शन सी है क्योंकि अंग्रेजों ने उनकी मांगें नहीं मानी, ऑप्शन डी है मांगें मान ली थी, और ऑप्शन डी है क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी चोरी चोरा कांड के कारण 1922 में जो गोरखपुर में 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया था, उसके कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था महात्मा गांधी जी ने। आपको बता दूं कि इन कारण से गिरफ्तारी कर उन्हें 6 वर्ष की सजा सुनाई गई थी गांधी जी को, याद रखें। नेक्स्ट आपका कि निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को दांडी यात्रा को महिलाओं के लिए भी खोलने, केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था। आपके ऑप्शन सरोजिनी नायडू ने, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी है कमला देवी चट्टोपाध्याय, और ऑप्शन डी आपका अरोड़ा आशफ अली। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को कन्वेंस किया कि जो आप दांडी यात्रा निकाल रहे हैं उसमें केवल पुरुषों तक सीमित न रहे, इसमें महिलाएं भी पार्टिसिपेट करें, और गांधी जी इसके लिए मान गए थे। आपको बता दूं कि सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हैं। 1925 में ये अध्यक्ष बनी थी। एनी बेसेंट 1917 में बनी अध्यक्ष, और अरोड़ा आसफ अली भी स्वतंत्रता सेनानी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका कि 9 अगस्त 1925 को हुए काकोरी ट्रेन षड्यंत्र को किस क्रांतिकारी संगठन ने अंजाम दिया था। आपके ऑप्शन है गदर पार्टी, ऑप्शन बी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HRA ने, ऑप्शन बी अभिनव भारत सोसाइटी, और ऑप्शन डी अनुशीलन समिति। इसका राइट आंसर है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा 9 अगस्त 1925 को जो हुआ था काकोरी ट्रेन षड्यंत्र, उसको अंजाम दिया था। आपको बता दूं अब इसका काकोरी ट्रेन एक्शन नाम बदल कर दिया है षड्यंत्र को। इसमें 8 डाउन ट्रेन को काकोरी में लूटा गया था। इसमें आपको बता दूं कि कौन कौन शामिल थे, तो रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी आदि शामिल थे, जिन्हें बाद में फांसी दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है 1935 में भारत शासन अधिनियम के तहत स्थापित संघीय न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश थे। आपके ऑप्शन है 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, और ऑप्शन डी आपका 11। इसका जो राइट आंसर है कि कुल 7 न्यायाधीश थे। आप ये याद रखिएगा 6 + 1, और पहले मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस वोयर थे, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट है मैं समाजवादी एवं गणतंत्रवादी हूँ, मुझे राजा या राजकुमारों पर विश्वास नहीं, यह कथन किस अधिवेशन में कहा गया था। आपके ऑप्शन है 1920 कलकत्ता अधिवेशन, ऑप्शन बी 1916 लखनऊ अधिवेशन, ऑप्शन सी आपका 1929 लाहौर अधिवेशन, और ऑप्शन डी है आपका 1939 त्रिपुरी अधिवेशन। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 1929 के लाहौर अधिवेशन में कहा गया था कि मैं समाजवादी एवं गणतंत्रवादी हूँ, मुझे राजा व राजकुमारों पर विश्वास नहीं है। और 1929 में इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो आपके जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। रावी नदी के तट पर झंडा फहराया और यही स्वतंत्रता मनाया कि हम स्वतंत्र हैं, स्वाधीनता यहीं पर, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव यहीं पेश किया गया था, याद रखिएगा। तो आज के लिए टॉप 50 क्वेश्चंस, टॉप 40 माफ़ी चाहूँगा क्वेश्चंस हैं आपके लिए। UPSSC पैट, आप इससे आइडिया ले सकते हैं, क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, इन टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो कैसे क्वेश्चंस लगे, आप क्लास को बिल्कुल बताइए, क्लास कैसी लगी आपको, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे डेली बेसिस पर आपको वीडियो मिलते रहें। और बाकी PDF अगर इन क्वेश्चंस की आप चाहते हैं तो PDF के लिए आप हमारा टोटल GK डोज जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन करें, और वहाँ से आप डेली करंट अफेयर्स जितनी भी क्लासेस हो रही उन सब की PDF प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अपना सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू।